गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमित तिवारी आप लोगों का टारगेट स्टोरी यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं मीडियल हिस्ट्री में। पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज मैं उनकी पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रजिया सुल्तान, जिनका शाही नाम था जल्लाद उद दीन रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। जलालाद उद दीन रजिया, ठीक है। जलालाद उद दीन, ये शाही नाम था, जलालाद उद दीन रजिया। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में बता चुका हूं। आज मैं रजिया के बारे में बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग देख लीजिए। मैं बताया था कि इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में राजा सुल्तान बनते हैं और 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। बीच के कार्यकाल में उनके ऊपर बहुत समस्याएं आई और उन समस्याओं से निराकरण के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शासन को संभाला और चलाया। उस क्रम में आपको बताया था उनके बड़े पुत्र, जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद, जो कि बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। तो बंगाल के गवर्नर के क्रम में ही 1229 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उनके दो नाबालिग बेटे थे और एक थी पुत्री रजिया सुल्तान, अर्थात 3 बेटे और 1 बेटी थी। इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है 1210 ईस्वी में, उस समय उसके पास जितनी समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए वह सबसे पहले जो अपने साम्राज्य जो था, थोड़ा सा मैप बना देता है, ये भारत वाला, तो यलदोज से और कुआचा से, ठीक है। इन दोनों की समस्याओं से निपटने के लिए वह भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो कि बदायूं का सूबेदार था, उससे अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इल्तुतमिश की पुत्री का विवाह हुआ था कुतुब बेगम। दोस्तों, मैं ये आज क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि इस कुतुब बेगम जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, उनका विवाह इल्तुतमिश से हुआ और इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुई थी रजिया सुल्तान। मतलब रजिया सुल्तान का जन्म कुतुब बेगम अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री और इल्तुतमिश से हुई थी, ठीक है। रजिया का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1205 ईस्वी में, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की यह नातनी थी, ठीक है। अर्थात रजिया का कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? नाना थे। तो 1205 ईस्वी में रजिया सुल्तान का जन्म होता है। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश को गद्दी प्राप्त होती है। 1236 तक इल्तुतमिश शासन करते हैं। इस क्रम में रजिया बहुत ही प्रिय हो चुकी थी इल्तुतमिश की, इसलिए कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में अगर देखा जाए तो महिलाओं को महल में रखने का आराम की वस्तु समझा जाता था, न कि उनको युद्ध भूमि में उतारा जाता था। भारत ही नहीं, पूरे विश्व का या दिल्ली सल्तनत का या तुर्क साम्राज्य का पहली महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो अपने पिता के साथ युद्ध कला में पारंगत होती थी। जो शिक्षा ली थी इन्होंने, वह युद्ध में, धर्म में, सब में ये योग्यता निर्धारित था इनका, ठीक है। इल्तुतमिश इनसे इतना प्रसन्न रहता था कि एक बार 1230 ईस्वी में जब ये चित्तौड़ पे आक्रमण करने गया था, उस क्रम में अपना शासन का भार संभालने के लिए रजिया को दे दिया था। और रजिया जितने दिन, 3 महीना 4 महीना वो चित्तौड़ की तरफ रहे, उतने दिन में शासन को बहुत ही अच्छे तरह से चलाई थी। जब वो रिटर्न आए तो उसी समय निर्धारित कर दिए थे कि अगला शासक हमारा उत्तराधिकारी जो होगा, हमारी बेटी होगी रजिया सुल्तान। आपको ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि रजिया सुल्तान जब चित्तौड़ से इल्तुतमिश रिटर्न आए तो उन्होंने सिक्के का ढलाई कराया। जो सिक्का वो चलवाए थे, टांका और जीतल, उस पर इन्होंने ढलाई करवाया और एक तरफ अपना नाम और एक तरफ रजिया सुल्तान का नाम दिया था 1230 ईस्वी में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि 1229 ईस्वी में इनके बड़े पुत्र 1229 ईस्वी में इनके बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद का बंगाल में निधन हो गया था, ठीक है। तो अब इनके पास कोई ऐसा पुत्र नहीं बचा था जो कि योग्य हो, अतः इन्होंने अपनी पुत्री के शासन कुशल क्षमता को देखकर और इसके कूटनीतिक क्षमता को देखकर इन्होंने निर्धारित किया कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो रजिया होगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए, रजिया को जितने नवाब थे उस समय, सॉरी नवाब नहीं, जो सामंत थे, आपको सामंत के बारे में बता चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे वो सामंत होते थे। तो जितने सामंत थे वो रजिया को बहुत ही मानते थे। यहाँ तक कि युद्ध कला में, धर्म में जो पारंगता प्राप्त हुई थी रजिया को, उन्हीं लोगों के माध्यम से हुई थी।
लेकिन जब ये उनको पता चला कि उत्तराधिकारी हमारी रजिया होगी तो ये उन लोगों को नागवार गुजरा, ठीक है। और आपको पता है कि 40 तुर्क दास जो थे अर्थात जो सामंत थे वही निर्धारित करते थे कौन सुल्तान बनेगा। ये कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने ही बनाया था। तो ये लोगों का बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप होता था। अब ये लोग सोचे कि एक स्त्री के सामने हम नतमस्तक होकर रहें, एक स्त्री के सानिध्य में काम करें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये लोग क्या करने लगे कि चाल चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और 1236 में अचानक मृत्यु होने के कारण इल्तुतमिश की ये लोग रजिया को सुल्तान बनाने से मना कर दिए। और एक इल्तुतमिश की दासी थी शाह तुर्कान, नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। शाह तुर्कान ये कौन थी? दासी थी। तो दासी के द्वारा उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। इसको सुल्तान घोषित कर दिया गया। कब? आपको बताया था कि 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को जब मृत्यु हुई इल्तुतमिश की, तो उसी दिन रुकनुद्दीन फिरोज को, जो कि शाह तुर्कान अर्थात इल्तुतमिश की एक दासी थी, दासी का मतलब ये हुआ कि ये बीबी होती थी, लेकिन दासियां बहुत होती हैं। जैसे ये लोग शादी करते थे और शादी करने के बाद इन लोगों को कोई महल देकर और पेंशन देकर अलग कर दिया था, तो वो दासी कहलाती थी। तो दासी से पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को जो 40 तुर्क दास थे चहलगानी में, उन लोगों ने साजिश रच के और रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को। जबकि उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान को। लेकिन ये लोग रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किए। अब देखिए, रजिया सुल्तान को इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, रुकनुद्दीन फिरोज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक महामूर्ख भोग विलासी शासक था, जो कि बहुत ही बड़ा अय्याश था। उसको राज चलाने में या राजकाज में कोई भी रुचि नहीं रहती थी। लेकिन जो उनकी माता थी शाह तुर्कान, ये कवर करने की कोशिश की, अर्थात अपने हाथों में बागडोर संभालने की कोशिश की, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से संरक्षिका होकर और रुकनुद्दीन फिरोज को देखना स्टार्ट कर दी। लेकिन जितने दिल्ली के अमीर थे वो लोग इनसे खिन्न होने लगे, अर्थात ये सोचने लगे कि ये जो शासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं भंग होगा, और जो अलग अलग राज्य थे वहां विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। दूसरा चीज एक नाबालिग पुत्र था 2.5 साल का कुतुबुद्दीन ऐबक का, अर्थात इल्तुतमिश का, जो रजिया का छोटा भाई था, उसको शाह तुर्कान ने अंधा करवा दिया। और इसी बात का फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान सड़कों पर उतर गई, जनता के पास गई, और जनता के पास जाकर अपनी कूटनीति के द्वारा और अपनी सूझबूझ से जनता के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जनता का समर्थन अपने आप में हासिल कर लिया, ठीक है। चूंकि रजिया सुल्तान जो थी, रजिया जो थी, वह जनता का ऐसा नहीं था कि जनता उनको जानती नहीं थी, जनता उनको जानती थी पहले से, और ये भी पता था कि इनके पास क्षमता है। लेकिन बस एक कमी रह जाती थी कि वो स्त्री है, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उसके छोटे भाई 2.5 साल का जो था लड़का, उसको शाह तुर्कान ने अंधा करवा दिया, और दूसरा की जो रुकनुद्दीन फिरोज बना था शासक, वो निकम्मा निकला, तो जनता रजिया के समर्थन में आ गई और सड़कों पर उतर गई और विद्रोह कर दी, ठीक है। तो रजिया जनता के समर्थन के बाद शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना ली जाती है, और बंदी बनाने के बाद इन लोग की हत्या करवा दी जाती है। और ये 9 नवंबर को युद्ध हुआ था, 9 नवंबर 1236 ईस्वी को, अर्थात ये 30 अप्रैल को बनते हैं राजा, और 9 नवंबर अर्थात मात्र 6 महीने तक ये सुल्तान रहते हैं। 9 नवंबर को इनकी हत्या करवाई जाती है, और 10 नवंबर 1236 ईस्वी को आखिरकार रजिया पुनः सुल्तान बन जाती है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान कब बनती है? तो 9 नवंबर 1236 ईस्वी को, ठीक है। अब रजिया जो सुल्तान बनी, तो चूंकि ये स्त्री थी तो सुल्ताना लिखा था। क्या लिखा था? सुल्ताना। लेकिन इन्होंने सुल्ताना शब्द एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि हमारा नाम सुल्ताना नहीं, सुल्तान हमारे आगे रहेगा। क्या रहेगा? सुल्तान। ये सिद्ध करना चाहती थी कि हम कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। दोस्तों, जिस समय दिल्ली सल्तनत में स्त्रियों को इतना दबा कर रखा जाता था, उनको महलों के अंदर रखा जाता था, उस क्रम में अपने आप को ये प्रूव करना कि हम पुरुषों से कम नहीं है, ये उनके अदम्य साहस को दर्शाता है, ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो उसके बाद से देखते हैं कि ये सुल्तान अपने आप को उपाधि ली और इनका जो शाही उपाधि मिला जलालात उद दीन रजिया। ये जो जलालात उद दीन रजिया या शम्स उद दीन इल्तुतमिश, जो हम ये ऐड कर रहे हैं ना, ये पूछा जाता है इल्तुतमिश का पूरा नाम, रजिया का पूरा नाम, ठीक है। तो ये क्रम भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये छोड़ने वाला चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 10 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया सुल्तान बन जाती है। अब सुल्तान बनने के बाद जिन 40 तुर्कदासों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था या जिन तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र रचा था, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया। ये मिटा देते हैं। इसमें देखिए हम लोग कि 2-3 नाम जो आएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, वो नाम हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक देखिएगा आप लोग, मलिक याकूत, मलिक याकूत। दूसरा नाम आएगा अल्तुनिया, अल्तुनिया। तीसरा नाम आएगा एतगिन, एतगिन, ठीक है। मलिक याकूत, अल्तुनिया और एतगिन। तो जिस समय रजिया सुल्तान बनती है, उस समय जो एतगिन है वो बदायूं का सूबेदार रहता है। कहाँ का? बदायूं का, बदायूं का सूबेदार रहता है। जो अल्तुनिया रहता है वह भटिंडा का सूबेदार रहता है, भटिंडा, भटिंडा का सूबेदार रहता है, ठीक है। और मलिक याकूत, अब देखिए अभी तक आपको बता रहे थे तो मुसलमानों में कौन से मुसलमान थे? ये लोग तुर्क मुसलमान थे, ठीक है, तुर्क मुसलमान। और गैर तुर्क मुसलमान कौन कहलाएंगे? वो मुसलमान जो कि तुर्क देश के नहीं है, बाहरी देश के, जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट के हो जाए, तो बाहरी देश के जो मुसलमान होंगे वो गैर तुर्क मुसलमान कहलाएंगे और ये लोग तुर्क मुसलमान कहलाएंगे, ठीक है। अभी भारतीय मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। भारतीय मुसलमान का मतलब कि भारत के ऐसे हिंदू जो कि कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, वो भारतीय मुसलमान कहलाए। तो भारतीय मुसलमान की बात नहीं होगी, 3 बात होगा, एक तुर्क मुसलमान कहेंगे, गैर तुर्क मुसलमान कहेंगे और भारतीय मुसलमान कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या इस समय तक जिस समय रजिया सुल्तान बन रही है क्या भारतीय मुसलमान भी एक्टिव थे शासन में? नहीं, भारतीय मुसलमानों को नहीं एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे होता यह था कि तुर्क मुसलमान गैर तुर्कों को देखना नहीं चाहते थे, केवल तुर्कों को देखना चाहते थे। मतलब भेदभाव बहुत ही ज्यादा था। तो भेदभाव की लड़ाई में क्या होता था? गैर तुर्क और तुर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि एतगिन और अल्तुनिया ये कौन थे? तो तुर्क मुस्लिम थे, जबकि मलिक याकूत था वो गैर तुर्क मुसलमान था, गैर तुर्क। गैर तुर्क का मतलब क्या हुआ? वह तुर्क मुसलमान नहीं था। कहाँ का निवासी था? तो ये इराक, ईरान या तुर्क का नहीं था, ये था अबिसिनिया का निवासी, अबिसिनिया। ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में अबिसिनिया का निवासी था, ठीक है। चलिए, ये कहाँ का निवासी था? अफ्रीकन कंटिनेंट का अबिसिनिया का निवासी था, जो कि गैर तुर्क था, मलिक याकूत। ये 3 नाम क्यों लिखा है? इसलिए 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस क्रम में देखते हैं कि बदायूं का जो सूबेदार था वो था ये एतगिन, भटिंडा का सूबेदार था वो था अल्तुनिया, और यहाँ दिल्ली में कौन शासक थी? रजिया, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब रजिया शासन की बागडोर संभाल ली, उस क्रम में इन्होंने जो सुधार करना प्रारंभ किया, उससे जो अमीर थे उनको बहुत ही बुरा लगा। पहला सुधार ये बोले कि हम सुल्ताना नहीं, सुल्तान का पद ग्रहण करेंगे, अर्थात ये दर्शाना चाहते थे कि हम पुरुषों से कम नहीं है। दूसरा, ये जो राज दरबार लगता था उसमें कूला, कबा और टोपी, मतलब जैसे कोट और पैंट पहनकर आना प्रारंभ कर दिया था। तो स्त्री वेशभूषा का त्याग करके ये पुरुषों का वेशभूषा ग्रहण कर ली, और ये जो बुर्का होता है उन लोगों का पहनने का, सर ढकने का, उसका ही परित्याग कर दी। तीसरा, ये युद्ध भूमि में जाने लगी और युद्ध क्षेत्र में खुद लीड करती थी। अर्थात दिल्ली सल्तनत का इतिहास आप देखेंगे तो उसमें जो सुल्तान होते थे वो सेना आगे रहती थी और सुल्तान पीछे लड़ते थे, लेकिन रजिया ऐसी पहली प्रथम सुल्तान हुई जो कि सेना को लीड करते थी, अर्थात आगे वो रहती थी और सुल्तान पीछे रहते थे। ये किसकी सवारी करती थी? तो हाथी की सवारी करती थी, ठीक है। हाथी पे चढ़कर युद्ध भूमि में जाने लगी। डिसीजन लेने का जो प्रावधान था ये अब अमीरों को या 40 तुर्कदासों को या जो मौलवी लोग थे उनको नागवार गुजरने लगा। लेकिन जो डिसीजन ये लेने स्टार्ट कर दी उसमें ये गैर तुर्कों को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, इसी गैर तुर्क को बढ़ावा देने का प्रचलन की वजह से इनको कहा जाता है कि ये जो थी रजिया सुल्तान थी वो फिरोज शाह तुगलक और
सिकंदर लोदी की पूर्वगामी थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी की पूर्वगामी थी। अब देखिए, ये गैर तुर्क अबिसिनिया का निवासी था, इसको बड़े पोस्ट देना प्रारंभ कर दी। अब बड़ा पोस्ट कौन था? तो मलिक याकूत को अमीर आखुर बना दी, अमीर ए आखुर, मतलब कि अश्वशाला का हेड बना दी। जो मलिक याकूत था इसको अश्वशाला का हेड बना दी। अब यहाँ पे दोस्तों कई विवाद है। विवाद का मतलब कि जो लोग राइटर हैं अपने अपने मत के अनुसार लिखते हैं तो उसमें बहुत विवाद चलता है। रीजन क्या था कि आप सोच सकते हैं कि जिस समय पुरुष प्रधान पूरा समाज था, उस क्रम में एक स्त्री आती है और अपनी सुल्तान बनती है, और जब अलग अलग कठोर निर्णय लेना प्रारंभ करती है, ये उन लोगों को नागवार गुजरता है। तो हो सकता है कि जो इतिहासकार हों उस समय के, जो कि दरबार में रहते थे, वो इसके खिलाफ लिखे हों। ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो कि हम लोग सच्चा उसको मान लेते हैं। अब दोनों हम दिखाते हैं आपको। ये कहा था कि इल्तुतमिश जब सुल्तान थे तो वो एक प्रथा स्टार्ट किए थे। वो प्रथा क्या था कि जब राज दरबार में अमीरों के सामने जब सुल्तान आएगा तो घोड़े पर से उतारने का प्रथा अमीर याकुर का होगा, अर्थात सुल्तान घोड़े पर रहेगा और घोड़े से सुल्तान को उतारा जाएगा गोद में पकड़ के। ठीक है, फिर बिठाने क्रम में गोद में। तो ये जो प्रथा थी, तो कहा था कि रजिया जो थी वो मलिक याकूत जो था वो इसीलिए बनाई अमीर याकूत क्योंकि उससे इनका प्रेम संबंध था। ठीक है, मलिक याकूत का रजिया से प्रेम संबंध था, इसीलिए उसने अश्वशाला का हेड बनाया, इस क्रम में कि उनको गोद में पकड़ के उठाया जाए और बिठाया जाए। और ये इन लोगों को बड़ी नागवार गुजरी। जबकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वो हाथी की सवारी करती थी और युद्ध में हाथी में जाती थी, तो फिर ये प्रश्न उठाना थोड़ा गलत है। लेकिन जो भी इतिहास हम लोग दोनों तराजू पे तौल के देखेंगे तो इसमें कहा था मलिक याकूत से जो प्रेम संबंध इनका था ये उन लोगों की आंखों में टीस की तरह चुभने लगी, लेकिन रजिया सुल्तान इसको इग्नोर करने लगी, अर्थात उस पर ध्यान नहीं दी। जबकि ये ध्यान न देना ही उनके लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप साबित हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अल्तुनिया के बारे में बता दें। अल्तुनिया जो कि भटिंडा का ये सूबेदार था, यह बचपन का दोस्त था रजिया का, बचपन का दोस्त था रजिया का। अब ये कहा जाता है कि बचपन में अल्तुनिया और रजिया के बीच मतलब प्रेम संबंध था, अल्तुनिया रजिया को चाहता था। अब ये इतिहासकार जो लिखते हैं वो साक्ष्य देते हैं। देखिए, ये लोग कहते हैं कि ये भटिंडा का सूबेदार था और इनको चाहता था। अब यहाँ पे मलिक याकूत आ जाता है और इनमें प्रेम संबंध है, तो अल्तुनिया यहाँ पे तो विद्रोही हो गया, रजिया के खिलाफ हो गया। ठीक है, रजिया के खिलाफ कौन चला गया? अल्तुनिया चला गया। अब इसका फायदा जो 40 तुर्कदास थे वो कैसे उठा रहे हैं? 40 तुर्कदास जो थे वो षड्यंत्र रचे और ये बोले कि मलिक ये जो एतगिन है, जो कि बदायूं का है, एतगिन, एक साथ एतगिन और अल्तुनिया दोनों विद्रोह कर देते हैं। एक साथ एतगिन और अल्तुनिया दोनों विद्रोह कर देते हैं। अब यहां से रजिया कहां जाए विद्रोह दबाने के लिए? तो रजिया ने भटिंडा जाना प्रारंभ किया और ये बोला कि हम अल्तुनिया से युद्ध करके रिटर्न आते हैं। और तब तक शासन की बागडोर जो है वह अपने परम मित्र मलिक याकूत को सौंपकर चली जाती है। तो मलिक याकूत यहाँ पे क्या करते हैं? शासन संभालना प्रारंभ करते हैं और रजिया चढ़ाई कर देती है भटिंडा की तरफ अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन इसी क्रम में जो 40 तुर्कदास थे वो जो इनके इसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वह मलिक याकूत की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद यहाँ बहराम शाह जो कि रजिया का दूर का भाई था, बहराम शाह, इसको सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो मलिक याकूत जो कि रजिया जिसको रजिया ने अपनी शासन के बागडोर दिल्ली में सौंप कर और भटिंडा की तरफ चढ़ाई करने के लिए गई थी, उस क्रम में 40 तुर्कदास जो थे वो षड्यंत्र रच करके और मलिक याकूत की हत्या कर देते हैं दिल्ली में। और बहराम शाह जो कि रजिया का दूर का भाई था, दूर का भाई का मतलब होता है कि किसी दासी का पुत्र था, तो बहराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं और सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब यहाँ विद्रोह तो बदायूं में भी हुआ था। अगर ये लोग इसको नहीं मिलाते हैं अपने में एतगिन को तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एतगिन को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एतगिन को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री। तो पहली बार प्रधानमंत्री का पोस्ट आ गया, एतगिन बनता है प्रधानमंत्री और बहराम शाह बन जाता है सुल्तान। ठीक है,
एतगिन बन जाता है प्रधानमंत्री, बहराम शाह बन जाता है सुल्तान। अब ये बात रजिया को पता चली कि भाई मलिक याकूत मारा गया और दिल्ली पे शासन हो गया किसका, बहराम शाह का। एतगिन उससे मिल गया, अल्तुनिया भी इधर विद्रोह किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे युद्ध जारी होता है, युद्ध चलता रहता है अल्तुनिया से, लेकिन फाइनली रजिया पराजित होती है और बंदी बना ली जाती है। बंदी बनाने के बाद रजिया कहा गया कि रजिया और अल्तुनिया ने विवाह कर लिया। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न था, जो कि इतिहासकार लिखते हैं कि अल्तुनिया बचपन का दोस्त था और प्रेम करता था रजिया से, मलिक याकूत से संबंध था, इसीलिए अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। तो अल्तुनिया ने विद्रोह किया था, सही है, लेकिन अल्तुनिया ही क्यों, बात समझ आ रही है, अल्तुनिया को ही ये 40 अमीर जो है वो क्यों अल्तुनिया से ही विद्रोह करवाए? कहीं ना कहीं तो कोई साजिश लग रही है। इसलिए कि अगर अल्तुनिया से विद्रोह करवाए और अल्तुनिया से विद्रोह करवाए तो मलिक एतगिन को प्रधानमंत्री बनवा दिया, बहराम शाह को सुल्तान बनवा दिया। प्रधानमंत्री या सुल्तान तो अल्तुनिया को बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनाया गया। मतलब ये पूरा का पूरा 40 तुर्कदासों का षड्यंत्र था, इसमें अल्तुनिया भी फंस गया। तब इसको पता चला, एहसास हुआ अल्तुनिया को कि हमसे गलती हो गया, तो अल्तुनिया भी रजिया के प्रस्ताव को मान लिया और दोनों ने शादी कर लिया। नहीं तो अगर प्रेम संबंध नहीं होता बचपन का तो फिर ये शादी नहीं करता उस समय, ठीक है। और शादी करने के बाद अल्तुनिया और रजिया ने दोनों लोग मिलके अटैक किए दिल्ली पे, और सोचे कि चलो दिल्ली पे अटैक करते हैं, लेकिन ये लोग पराजित हो जाते हैं। दोनों अल्तुनिया और रजिया दोनों पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद ये वहां से हरियाणा की तरफ कूच कर जाते हैं, अर्थात इधर भागते हैं हरियाणा की तरफ। और भागने के क्रम में कैथल नामक स्थान पर हरियाणा में ही कुछ डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसकी? अल्तुनिया की और रजिया और अल्तुनिया। देखिए एक बार फिर से सारांश समझ लीजिए। भटिंडा में अल्तुनिया और बदायूं में मलिक एतगिन दोनों विद्रोह करते हैं। रजिया उस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से भटिंडा की तरफ कूच करती है और दिल्ली के शासन की बागडोर मलिक याकूत जो कि अशोकशाला का हेड था इसको सौंप के जाती है। लेकिन 40 तुर्कदास जो थे वो षड्यंत्र रखते हैं और मलिक याकूत की हत्या करा देते हैं। हत्या करवाने के बाद बहराम शाह जो कि रजिया का दूर का भाई था उसको सुल्तान घोषित कर देते हैं और मलिक एतगिन जो बदायूं का सूबेदार था, जो विद्रोह किया था, उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। इधर रजिया आगे आती है, अल्तुनिया से युद्ध होता है। अल्तुनिया से पराजित होने के बाद रजिया बंदी बना ली जाती है, लेकिन रजिया के प्रस्ताव के फलस्वरूप अल्तुनिया और रजिया दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करके ये दोनों प्लान करते हैं कि दिल्ली पे अटैक किया जाए और बहराम शाह से युद्ध किया जाए। लेकिन इस युद्ध में पराजित होने के बाद रजिया और अल्तुनिया दोनों हरियाणा की तरफ भागते हैं जंगलों में, और वहां कैथल नामक स्थान पे कुछ डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से जो ये हत्या होती है यह 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को होती है। तो 10 नवंबर 1236 और 14 अक्टूबर 1240 अर्थात 3 वर्ष 6 माह 6 दिन रजिया का शासन रहा। दोस्तों ये देखने में तो छोटा लग रहा है शासन, 3 वर्ष 6 माह 6 दिन, लेकिन ये जो शासन काल था वह दिल्ली सल्तनत के इतिहास में स्वर्णिम युग में लिखा गया। स्वर्ण अक्षरों से रजिया का नाम लिखा गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस क्रम में कोई हिम्मत नहीं कर पाता था पुरुषों के खिलाफ बोलने का, ये जो मुस्लिम साम्राज्य था उसमें, उस क्रम में एक स्त्री उठती है और वो केवल महलों से बाहर ही नहीं निकली, जबकि सुल्तान बनी और युद्ध भूमि में ही पार्टिसिपेट की, और अपने कूटनीतिक और बल की वजह से, कूटनीतिक चालों की वजह से यह पहली ऐसी महिला शासिका बनी या पहली ऐसी शासक बनी जो कि जन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित हुई, अर्थात जनता के सहयोग से इन्होंने अपनी गद्दी प्राप्त की थी। तो एक तरीके से देखा है तो जनता के द्वारा किसी को गद्दी मिला था कि सुल्तान को, तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा कार्य। तो रजिया जब शासिका बनती है तो उस क्रम में इन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए, विद्यालयों की स्थापना की, और ये जो विद्यालय थे वो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए खुलवाया गया। ठीक है, और ये तुर्क और गैर तुर्क नहीं देखती थी,
तुर्क और गैर तुर्क नहीं देखती थी, और इसका जीता जाता उदाहरण मलिक याकूत है। अब यहाँ पे जो कई राइटर होते हैं वो लोग, जैसे एक राइटर है मिन्हाज सिराज, इन्होंने लिखा है कि मलिक याकूत से जो प्रेम संबंध बताया जा रहा है रजिया का, वो सरासर गलत है। रजिया में एक ऐसा शासक छिपा हुआ था, ऐसा गुण था जो कि आने वाले युगों में बहुत ही बड़े रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करती। शायद भारत के इतिहास में या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उसके जैसा सुल्तान कोई नहीं हुआ होता। इतनी अच्छी उसके पास क्वालिटी थी, इतनी अच्छी उसके पास गुण थी। वह इन गुणों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इसलिए असफल हुए क्योंकि उसके पास एक अवगुण था। वो अवगुण क्या था? उसका स्त्री होना। ये कौन कहते हैं? मिन्हाज सिराज कहते हैं। तो ये कहते हैं मलिक याकूत से उसका संबंध जो था वो गलत है। ठीक है। बाकी इतिहासकार जो है वो लिखते हैं कि ये सही है। तो उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की, स्कूल, ये नहर, कुआं, ये कई सराय बनवाई दिल्ली में, कई रोडों की मरम्मत करवाई। तो ये विकास कार्य भी उन्होंने किया। लेकिन 3 साल 6 महीना 6 दिन ये 40 तुर्कदासों से लड़ने और उनसे निपटने में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये था रजिया कार्यकाल। इसमें कहा था कि उन्होंने सिक्के पे जो सिक्का डलवाया था, टंका और जीतल उनके पिताजी इल्तुतमिश ने, उस सिक्के पे एक तरफ लिखवाया था द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश रजिया सुल्तान, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश रजिया सुल्तान। ठीक है। तो ये छोटा सा मतलब लेक्चर था इल्तुतमिश पे। आगे देखेंगे कि जब आराम से सुल्तान बन जाते हैं तो उसके बाद से क्या क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।